दोस्तों स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 7वां। इससे पहले हमने आपको 6 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप कोई भी सेट बीच में देखेंगे तो शायद आपको समझ में कम आएगा। क्योंकि जो हमारा ये सीरीज है आप जानते हैं चैप्टर वाइज चल रहा है और इसमें हम बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन आपको कवर कराते चल रहे हैं। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 2021 के और इसके साथ साथ 2021 के, इसके साथ साथ 2017 के और 2011 के क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, अगर आप सच में पढ़ रहे हैं, सीरियस हैं एसआई को लेकर के, तो मेरे भाई आप टेस्ट नंबर 1 से देना और फिर उसके बाद आप टेस्ट 7 पर आकर के इसको दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के सवाल को करते हैं। एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपसे ये भी कहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। वहां पे इसका क्वेश्चन पेपर दिया गया है, सारे क्वेश्चन पेपर आज तक जो हमने कराए वो सब दिया गया है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद आ करके यहाँ पे अपना आंसर की मिलाइएगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन से समझिएगा कि आपने गलती कहाँ पर किया हुआ है। मेरे भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेगा। तो ये बात तो आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी चर्चा कर रखा है। कह रहा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह उपबंध किया गया कि जो राष्ट्रपति होंगे वह मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होंगे। क्या ये बात सही है? तो साथ ही ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगर आप सी आंसर दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 73 तक हमने आपको पढ़ा दिया था, 74 में हमने आपको बता दिया था। 74 में क्या बात किया गया है? 74 में कहा गया कि देखिए राष्ट्रपति जो होंगे, जो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक काउंसिल बनेगा, मंत्रिपरिषद होगा, जिसके हेड कौन होंगे? वो होंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, यहीं पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये कहा गया कि भाई जो भी बात है, जो भी सलाह है मंत्रिपरिषद देगा, उस बात को, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे। यानी राष्ट्रपति को वो बात, वो सलाह माननी पड़ेगी जो सलाह मंत्रिपरिषद देगा। 44वां संविधान संशोधन कहा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि भाई मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दे दिया है, राष्ट्रपति अगर चाहते हैं तो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वो वाला सलाह दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाली साथियों काउंसिल है, यानी मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद ने कोई बात कही है किससे? प्रेसिडेंट से। कोई सलाह दी है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है। पहली बात तो प्रेसिडेंट को मानना तो पड़ेगा, बाध्यकारी है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया, 42वें के तहत बनाया गया। लेकिन एक पावर और इन्हें 44वें संविधान के संशोधन के तहत दिया गया कि अगर आप चाहें तो उस सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद को वापस भेज देंगे। और अगर फिर से मंत्रिपरिषद मतलब विचार उचार ना करे, तभी भी कह दे नहीं आपको मानना है, तो मतलब मानना पड़ेगा। ठीक है, पर ऐसा कह सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगला सवाल है साथी, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती? ऐसा किस वाद में इन्होंने कहा? तो साथी एक वाद है जिसका नाम है यूएनआर राव केस 1971 का ये केस है, यूएन राव वाद केस 1971। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा अगर विघटित हो भी जाती है तो मंत्रिपरिषद इतनी जल्दी विघटित नहीं होगी जब तक कि नया मतलब चुनाव नहीं हो जाता। तो इसमें 1971 में यूएनआर राव केस में उच्चतम न्यायालय ने बात कहा और इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 74 अनिवार्य है। इसका सिंपल सा मतलब है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 74, अब सुनिए मंत्रिपरिषद ही नहीं रहेगी तो आर्टिकल 74 ही खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि आर्टिकल 74 सीधे कहता है कि ये मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह और सहायता देगी। और अगर आर्टिकल 74 खत्म कर दिया जाएगा, मतलब मंत्रिपरिषद ही खत्म कर दिया जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो न्यायपालिका ने कहा कि भाई आर्टिकल 74 ये जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बिना सहायता और सलाह के अगर अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं साथियों। ठीक है, कार्यकारी शक्ति का प्रयोग अगर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। हो सकता है आपसे ये वाला स्टेटमेंट दे दे और कहे कि इस स्टेटमेंट को किस वाद में कहा गया था, तो आप बताइएगा यूएनआर राव केस 1971। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट देकर के आपसे उस वाद का नाम पूछा जा सकता है, तो बी केयरफुल। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर के मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।
मतलब किसी ने न्यायपालिका से कहा कि भाई अगर हमें राष्ट्रपति की संतुष्टि की जरूरत है किसी मामले में तो हम इसका मतलब क्या समझे, तो न्यायालय ने कहा भाई देखो, राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब है कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कुछ कहेगा, जब तक मंत्रिपरिषद उसे सलाह नहीं देगा, उससे कुछ कहेगा नहीं, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करते हैं साथी, ठीक है। ऐसा केस वाले बाद में कहा गया, तो साथी ऐसा शमशेर सिंह केस 1974 में ये बात कहा गया था, ठीक है। तो शमशेर सिंह केस 1974 में क्या कहा गया, तो आपको सर इसमें कहा गया कि अगर कोई भी संतुष्टि, कोई भी बात संविधान राष्ट्रपति से मांगता है तो ये बात को समझ लेंगे कि वो संतुष्टि, वो बात राष्ट्रपति का नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद का है। शमशेर सिंह केस 1974, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें व्यक्तिगत संतुष्टि राष्ट्रपति का नहीं होता बल्कि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होती है। ये बात कहा गया किसमें, 1974 में, जो कि शमशेर सिंह केस था साथी, ठीक है। अगला, यदि कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्रिपरिषद पर सुशोभित होता है तो उसे डॉट डॉट के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। संसद का क्वेश्चन इतनी जल्दी आ गया, तो बताएंगे कि ये किस केस में ऐसा हो सकता है साथी, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर, ठीक है, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है साथी, वो किसी भी सदन का, सॉरी कह रहा है कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर, अच्छा अभी हम लोग प्रधानमंत्री, सॉरी मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि संसद में कहाँ से पहुंच गए इतनी जल्दी क्लास हमारी। देखिए समझिए क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, और यह व्यक्ति किसी भी रूप में कैबिनेट मंत्री मान लीजिए बन गया है, ठीक है। वैसे कैबिनेट मंत्री इतनी आसानी से नहीं बनते, पर मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बन गया है और वह संसद की सदस्यता, मतलब कि संसद की सदस्यता के बिना, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो कितने दिन के भीतर संसद के किसी भी सदन का, किसी भी सदन कहने का मतलब कि संसद में 2 ही सदन है, कौन कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा का, सदस्यता उसे लेनी होगी। तो काम ये करना पड़ेगा साथी 6 महीने का, 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी ही पड़ती है, ठीक है। सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिएगा अगर हम बात करेंगे साथी मंत्री को लेकर के, ठीक है, एक मंत्री की अगर हम लोग बात करें, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम सामान्यतः मंत्रियों को देखें तो 3 तरह के मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो साथी ये मंत्रिपरिषद होता है उसमें जो मंत्री होते हैं वो मंत्री 3 तरह के होते हैं, ठीक है। केंद्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे, एक जो होता है सबसे हेड, बहुत बड़ा काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है। एक जो होते हैं साथी वो होते हैं राज्य मंत्री, क्या होते हैं, राज्य मंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और कैबिनेट मंत्री के सदस्य नहीं होते, याद रखेंगे, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। और एक होते हैं साथी जिन्हें हम बोलते हैं उप मंत्री, क्या बोलते हैं, उप मंत्री बोलते हैं, और ये जो उप मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री दोनों की सहायता करते हैं, क्लियर है, ठीक है। और ये जो मंत्री होते हैं, ये मंत्री बैठते कहाँ पे है, तो इनको पूरा का पूरा जो गठन है उसे हम बोलते हैं साथी मंत्रिमंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। और ये मंत्रिमंडल के मेंबर होते हैं जो, जिसमें कैबिनेट शामिल होता है, और पूरा अगर तीनों को मिला देंगे तो तीनों को मिलाकर के जो बनेगा उसे हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद, क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सामान्यतः होता क्या है कि अगर हमें किसी भी प्रकार का, ठीक है, मंत्री पद देना है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री बनाना हो, राज्य मंत्री बनाना हो या उप मंत्री बनाना हो, तो हम चाहे तो लोकसभा से या राज्यसभा से, किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन का कोई भी व्यक्ति हम मंत्री के रूप में उसको बना सकते हैं। जैसे मोदी जी चाहें तो अभी राज्यसभा से भी किसी को अपना कोई मंत्री पद दे सकते हैं, लोकसभा से भी दे सकते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर है, दे सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति, अगर मोदी जी चाहें कि, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो इन दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, जब मतलब कि संसद का सदस्य है या नहीं है, संसद करने का मतलब राज्यसभा लोकसभा इन दोनों का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको भी मोदी जी कह के किसी तरह से किसी मंत्री पद पर बैठा देते हैं, मान लीजिए किसी मंत्री पद पर बैठा देते हैं, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। अब ये सदस्यता 2 तरह से हो सकती है, कैसे, ये तो होता है निर्वाचन करके, और एक होता है साथी आप जानते हैं मनोनीत करके। तो अगर माननीय महामहिम चाहे, राष्ट्रपति चाहे, तो आप जानते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो अगर चाह ले तो इसी में से कोई एक मेंबर को मनोनीत करें और मनोनीत सदस्य को मंत्री बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आसान है भाई, क्योंकि संविधान ने ऐसा कहा है, ठीक है। चलिएगा देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया, स्पष्ट है कि सदन में सदस्यता निर्वाचन और नामांकन दोनों तरह से मान्य होगा। अगर निर्वाचन नहीं होता है
राष्ट्रपति नामांकित करते हैं तभी भी माना जाएगा वो सदस्य बन गया, ठीक है। और अगर संबंधित व्यक्ति 6 माह में किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो मंत्री पद से उसे इस्तीफा देनी होगी, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, एक बात और समझिएगा कि एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, ध्यान से समझने वाली बात है। मान लीजिए कि ए नाम का कोई मंत्री है और ये भैया लोकसभा का सदस्य है, ठीक है। चलिए मंत्री है, ध्यान रखिएगा। तो इस मंत्री के पास एक पावर और होता है, क्या कि यह चाहेंगे तो दूसरे सदन में, तो दूसरा सदन कौन बना, राज्यसभा में, इसकी साथियों कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। तो अगर कोई काम हो रहा है तो भाग ले सकते हैं, ये वहां पे बोल भी सकते हैं, तो इनको बोलने का अधिकार भी होगा, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में ये मत को नहीं दे सकते हैं। मत कहाँ देंगे, मत सिर्फ वही देंगे जिस मंत्रालय से, सॉरी, जिस सदन से उनका संबंधित हो, वो संबंधित होंगे। तो एक किससे संबंधित है, लोकसभा से, तो भैया यहाँ मत सिर्फ ये लोकसभा में दे सकते हैं। बाकी मंत्री हैं तो राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, उसमें बोल भी सकते हैं। ये बात क्लियर है ना? नहीं क्लियर होगा तो एक बार वीडियो पॉज करना, समझना, बहुत आसान सी बात है, ठीक है, बहुत भारी बात नहीं है। अगला देखिएगा, अभी आगे चल के हम और डिटेल में समझेंगे। जब लोकसभा और राज्यसभा, जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे, वहां पर और बातें क्लियर होंगी। कह साथी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, लेकिन यदि मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। तो समझिएगा आप इस बात को। आप जानते हैं लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहोगे सर इस समय अगर देखा जाएगा तो लोकसभा में हमारे 550 मेंबर हैं, ठीक है। अब इस 550 मेंबर में भाई जाहिर सी बात है जो पद जीता हुआ है उसे आधे से ज्यादा वोट मिला होगा। मान लीजिए कि इस समय मोदी जी की सरकार जीती हुई है और मोदी जी को कुल 230 वोट मिला है, ठीक है। तो 230 ज्यादा हो गया ना, मान लीजिए 230 वोट मिला है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ठीक है। तो अब 230 लोग इसमें से भाई भगवाधारी पहनेंगे, कमल का फूल लगा के बैठेंगे, है कि नहीं है। लेकिन इसमें से बाकी जो मेंबर बचे हुए हैं साथी, मतलब 220 मेंबर बचे हुए हैं, वो अलग अलग पार्टीज के हैं, अलग अलग पार्टी के मेंबर हैं, और इन सभी लोगों को कंसिस्टेंट हम लोग एक शब्द देते हैं और इसे हम लोगों ने कहा है लोकसभा, ठीक है। क्या हमने कह दिया, लोकसभा। आप जानते हैं इनमें जितने लोकसभा के सदस्य हैं इनकी टोटल जितनी संख्या है उतना ही 15%। अब इसमें से मोदी जी क्या करेंगे कि अपने 15% लोगों को लेकर के एक बनाएंगे मंत्री परिषद, सबको लेकर के नहीं बनाएंगे, मंत्री परिषद बनाएंगे साथियों, ठीक है। ठीक है, आप कहोगे अपने लोगों में से 15 मतलब 15% लोगों को निकालेंगे, टोटल नंबर आप मैंने 550 का 15%, इतने लोगों को वो मंत्री परिषद में शामिल करेंगे। और मंत्री परिषद में उन्हें तीनों में से कोई पद दे सकते हैं, चाहे उसे कैबिनेट का पद दे, चाहे उसे राज्य मंत्री बनाए, चाहे उसे उप मंत्री बनाए, उनके ऊपर मसला है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये 230 लोग साथियों, जो ये 230 मेंबर होते हैं, यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव जाहिर सी बात है 220 लोग ही लाएंगे, क्योंकि विपक्ष वाले ही अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और विपक्ष में भी सारे लोग एक तरह नहीं रहते हैं भाई, कुछ उसमें अलग पार्टी के लोग होंगे, कुछ अलग पार्टी के लोग होंगे। लेकिन मान लीजिए कि विपक्ष के लोग इस काउंसिल को लेकर के, इस मंत्री परिषद को लेकर के अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो इसमें मंत्री परिषद में सारे लोग मंत्री ही होंगे जो कि जीते हुए पार्टी के होंगे। तो क्या होगा साथी, तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका रीजन भी होता है, सबको बताना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी तो सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। आपके मन में एक सवाल और आता है, जो कि ये कहा गया है, इसमें कहा है कि भाई मंत्री वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि मोदी जी चाहे तो राज्यसभा से कोई मंत्री बना दे, चाहे तो लोकसभा से बना दे। तो ये कह रहा है कि भाई लेकिन यदि मंत्री राज्यसभा का हो तो क्या उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा। तो भाई मंत्री परिषद का त्यागपत्र का मतलब हो गया सारे मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग से नहीं, सभी लोग को देना पड़ेगा, चाहे वो कोई बाहर का रहा हो, चाहे वो राज्यसभा का रहा हो, चाहे वो लोकसभा का रहा हो। तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी को त्यागपत्र देना पड़ेगा, चाहे वो जहां से रहा हो। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो अब तो आप इस सवाल को तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि मंत्री परिषद के अंदर कौन लोग होते हैं। तो आप कहो सर मंत्री परिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं,
लेकिन संसदीय सचिव नहीं होते हैं। आप बार बार सुन रहे होंगे कि राज्य मंत्री फलाने ने ये कहा, तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा है। समझिएगा कि इन मंत्रियों को कौन कौन से कैसे क्या मंत्रालय वगैरह मिलते हैं। देखिए जो कैबिनेट मंत्री होता है साथी, ये हेड होता है, ठीक है। देखिए मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक तो आपका कैबिनेट मंत्री, एक तो राज्य मंत्री, एक तो उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होता है, इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग आते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई, रक्षा मंत्रालय हो गया साथी, और विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। ऐसे जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, ठीक है, परिवहन मंत्रालय हो गया, वो मंत्रालय हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री में आता है। तो आपने पढ़ा होगा कैबिनेट मंत्री इन्होंने ये किया, रेल मंत्रालय कैबिनेट मंत्री ने ये किया, ठीक है। तो बड़े बड़े पोस्ट हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये कैबिनेट मिल करके साथियों बैठती है, और इसी को हम मंत्रिमंडल बोलते हैं, जिसमें अकेले कैबिनेट के लोग सिर्फ बैठते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद में सब लोग बैठेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के लोग बैठेंगे, ध्यान रखिएगा। एक और होता है साथी राज्य मंत्री, ठीक है। तो अभी आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं परिवहन मंत्रालय है, तो परिवहन मंत्रालय के अंदर भी परिवहन मंत्रालय ने कई सारा विभाग सौंपा है। कुछ लोग को रोड बनाना है, कुछ लोग को ब्रिज बनाना है, कुछ लोग को रोड की पर लिखने पढ़ने का काम करना है, ये सब देखना है। तो उसमें भी कई सारे उप विभाग होते हैं, आप समझ रहे हैं बात को। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मतलब रेलवे मिनिस्ट्री आप समझ लीजिए, रेलवे मिनिस्ट्री है, या वित्त मंत्रालय आप समझ लीजिएगा, तो इसके अंतर्गत कई सारे उप मंत्रालय भी होते हैं। तो भाई उनको भी तो कोई काम दिया जाना चाहिए, जो विभाग हैं, जो उप विभाग हैं, उनको तो काम मिलना चाहिए। तो जो राज्य मंत्री होते हैं साथी, ये जो मंत्रालय होते हैं या इनके जो विभाग होते हैं, मंत्रालय के या जो विभाग होते हैं, उनके स्वतंत्र प्रभार इनको दे दिया जाता है, और ये कैबिनेट मंत्री के सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, बस यही काम इनका है। जो विभाग होंगे उनके ये मैनेजमेंट को देखते रखते हैं। लेकिन ना तो ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ना ही कैबिनेट की मीटिंग में ये भाग लेते हैं, बस इतना सा अंतर समझ लीजिएगा। कि अगर कोई कह दे कि राज्य मंत्री जो है राज्य मंत्री फले व्यक्ति ने फला काम किया, तो आप समझ लीजिएगा कि ये काम ये कर रहे हैं, और इनके अंतर्गत कैबिनेट का कोई मतलब कोई है कैबिनेट के मिनिस्टर, उनके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। इनका संबंध कैबिनेट से सीधे नहीं है, ठीक है। और जो उप मंत्री होते हैं, ये बेचारे क्या करते हैं, इनका काम हो गया कि कोई मान लीजिए कोई कमेटी बन रहा है, तो उसमें इनको इन्वॉल्व कर देते हैं, उसका हेड बना देते हैं, उसका चीफ बना देते हैं साथी। इस तरह से यह राज्य मंत्री की भी सहायता करते हैं, और इनके साथ साथ ये कैबिनेट मिनिस्ट्री की भी सहायता करते हैं। तो राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्ट्री का अगर कोई काम है मान लीजिए, तो उप मंत्री को दे देंगे कि आप उप मंत्री इसका पूरा काम देख रेख करिए, ऐसा। लेकिन मेरे साथी ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये सब चुने हुए निर्वाचित लोग होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। चलेंगे बढ़ेंगे अगला। थोड़ा सा ये चैप्टर पेचीदा होता है तो समय लगेगा, घबराइएगा मत, धीरे धीरे सब समझ लेंगे। मेरे भी अगला काम है संसदीय सचिव। मंत्रियों की एक अन्य प्रकार की श्रेणी है जिनकी नियुक्ति कौन करता है। 3 प्रकार के मंत्री हमने पढ़ा, लेकिन ये चौथे मंत्री होते हैं जिनकी नियुक्ति साथियों प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव नाम का मतलब एक समझिएगा, ये थोड़ा सा वरिष्ठ लोगों के एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, अभी तक पेपर में नहीं आया है, पर आ सकता है, तो इसको थोड़ा फोकस करिएगा कि संसदीय सचिवों को नियुक्ति कौन कर देता है, तो प्रधानमंत्री देते हैं, ना कि राष्ट्रपति। मेरे भाई आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, पीछे आपने पढ़ा। और प्रधानमंत्री के कहने पर सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, आपने ये भी पढ़ा। लेकिन सभी मंत्रियों में संसदीय सचिव इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। बस यही फोकस करना है साहब, है ना। ध्यान रखिएगा, इस बार शायद पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे, क्योंकि काफी दिनों से मेरी नजर इस प्रश्न पे थे, आज मैंने इसको यहाँ खत्म कर दिया। संसदीय सचिव यह मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं तथा इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इनके पास कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता है। यह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में साथियों सहायता करते हैं, मदद करते हैं। स्पष्ट है कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री बैठते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल जब कहेगा तो कैबिनेट मंत्री। मैंने कई बार इसको अभी आपसे डिस्कस किया। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर निकाय परिभ्रमण करती है। तो भाई जाहिर सी बात है, आपने भी देखा कि किस तरह से कैबिनेट जो है वो मेन होता है साथी, हेड होता है। तो ये बात किसने कहा, तो एक व्यक्ति है साथी जिनका नाम है ग्लैडस्टोन। इन्होंने कैबिनेट के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है, तो इनके स्टेटमेंट को आप समझिएगा, स्टेटमेंट को आप रट दीजिएगा, ठीक है। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखें मेरे भाई, यहाँ पे रेमजी मेयर ने कहा कि जो कैबिनेट होता है वह राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील होती है।
अगर इस स्टीयरिंग व्हील को उखाड़ दिया जाए तो पूरा जहाज जो है क्या होगा, डूब जाएगा साथी। जबकि लोवेल ने कहा कि भाई जो कैबिनेट होती है वो राजनीतिक वास्तु का बेस होता है, आधार होता है, उसे हिला दिया जाए आधार को तो पूरा घर गिर जाएगा। जॉन मेरियर ने कहा कि कैबिनेट एक प्रकार की धुरी होती है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। जैसे चक्के में पहिए में धुरी होता है, पूरे पहिए को नचाता है, कैबिनेट ठीक उसी तरह से है। जबकि ग्लैडस्टोन ने कहा कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। बार्कर ने कहा कि कैबिनेट नीतियों का एक चुंबक है। अगर वह नीति जैसे एक चुंबक हर काम करता है वैसे नीति को करने का काम यह कैबिनेट करता है। ठीक है, एक और होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझिएगा, जिसका नाम है आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं। बहुत आसान सी चीज है, करा कि इसके बारे में आपको दिए गए स्टेटमेंट से समझना है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। बिल्कुल सही है साथी, क्योंकि जो किचन कैबिनेट होती है इसमें प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदे लोग ही शामिल होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे अभी किचन कैबिनेट में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ साथ में अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी बैठते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कुछ और लोग हैं जो उनके साथ में बैठ जाते हैं मित्र के रूप में चाय पीने के लिए। उनके एक बहुत मित्र चर्चित हैं अडानी जी, वो भी कभी कभी किचन कैबिनेट में बैठ जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे? हाँ भाई, ऐसे भी होता है। किचन कैबिनेट में जब कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो इनके साथ ऐसे लोग भी बैठ सकते हैं। अभी आप देखिएगा, चीजों को समझिएगा। यह राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। तो किचन कैबिनेट का संबंध राष्ट्रपति से बिल्कुल नहीं है, प्रेसिडेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, ध्यान रखेंगे, है ना। प्रेसिडेंट को काट दीजिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को जो है सलाह और सहायता देते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। इसमें कैबिनेट के बाहर के मंत्री जैसे प्रधानमंत्री के मित्र और परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। 1 और 3 हो जाएगा स्टेटमेंट, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। डी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा सही, 1 और 3 दोनों के दोनों आपके सही हैं। ठीक है, अब समझिएगा किचन कैबिनेट, ताकि सवाल कभी ना गलत हो। तो याद रखेंगे कि किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की एक छोटी सी संस्था होती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। कैबिनेट मंत्री के साथ बाहर के लोग जैसे प्रधानमंत्री के मित्र और परिवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, ऐसे ही। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी कि बाहर के लोग भी किचन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर के हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो काफी चिंतित रहते हैं कि अगर सिक्योरिटी की बात, सुरक्षा की बात हो, देश की सुरक्षा की बात, तो बाहर के लोगों से डिस्कस करना ये थोड़ा सही नहीं होता। मान लीजिए कि हमें डिस्कस करना है तो हम उसी में किसी बाहरी व्यक्ति को भी शामिल कर लें, उसका राजनीतिक मुद्दा व्यापारिक है, राजनीतिक मुद्दा हम शामिल कर लें, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो राजनीतिज्ञ इससे नाराज हुए और आगे चल के क्या करेंगे। राजनीतिज्ञ का क्या है, यहाँ पढ़े लिखे लोगों का कुछ होता ही नहीं है। राजनीतिक लोग चिल्लाते रहे। देखिए मेरे भाई, अगला सवाल, केंद्रीय सचिवालयों, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। देखिए कैबिनेट जो होती है साथियों, जो मंत्री परिषद होती है, वह कई सारी समितियों की सहायता से काम करती है। वर्तमान में आप देखेंगे तो ऐसे कुल 8 समितियां बनती हैं जो मंत्री परिषद की सहायता करती हैं, पर हमारे लिए 8 नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समिति का नाम जो है उससे संबंधित वो काम करता है। जैसे मान लीजिए आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल है तो आर्थिक मामलों में जानकारी देगी, और मान लीजिए संसदीय मामलों का मंत्रिमंडल है तो निर्माण मतलब विधि बनाने से संबंधित जानकारी देगी। राजनीतिक मामलों से है तो राजनीतिक मामलों से। और देखिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, तो कह रहा है कि नियुक्ति के संबंध में तो कौन देगा, तो जाहिर सी बात है सी आंसर आप दे देंगे, क्योंकि नियुक्ति समिति इसीलिए तो बना है कि जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें जो है नियुक्ति को लेकर के ये सलाह वगैरह दे, किसको नियुक्त करना है, कौन सी किसको बनाना है, किसको क्या करना है, वो सब जो है नियुक्ति समिति देखती है। ठीक है, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आ गया सवाल समिति को लेकर के, तो घबराना नहीं है, उस समिति के नाम में ही उस समिति का काम दिया है। जैसे मान लीजिए कि नियुक्ति मंत्रिमंडल समिति, तो इसका काम क्या है, जो केंद्रीय सचिवालय है, जो लोक उद्यम है, जो मतलब पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सर्विस वाले जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, यानी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने के लिए नियुक्ति मंत्रिमंडल कमेटी काम करती है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति जैसे रक्षा, कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित मुद्दों को ये देखती है। जाहिर सी बात है यही सब करेगी, तो वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, डाडाट के अनुसार राष्ट्रपति कैसा थे, डाडाट के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, तो हमने आपको आर्टिकल कहाँ तक पढ़ा दिया था, 75 तक पूरा करा दिया था, अनुच्छेद 75 तक हमने पूरा पढ़ा दिया था। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 76 पे।
तो आप जानते हैं अनुच्छेद 76 में साथ ही महान्यायवादी के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 76 एक कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित यानी योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। ये बात कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 76(1) में दिया गया है। ठीक है, अब समझिएगा अनुच्छेद 76 में पहला कहता है 76(1) का कि भाई राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 76(2) क्या कहता है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति, संसद नहीं राष्ट्रपति, उसको समय समय पर निर्देशित करे या फिर सौंपे। तो यहाँ पे यही चीज ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 76(2) में कहा गया है कि उसे कौन सा काम करना है, केंद्र सरकार का काम करना है और ऐसा काम करना है जो उसे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ना कि संसद के द्वारा। हमें यहाँ संसद बना करके जो है क्वेश्चन को गलत किया जाएगा, मतलब एग्जामिनर गलत करेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। संबंधित कैसा होगा? विधि से संबंधित सलाह देगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध दिया गया है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी जो हमारे महान्यायवादी हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, कोई भी न्यायालय उसमें सुनवाई कर सकते हैं। साथियों ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये बात दिया गया है 76(3) में, क्योंकि अभी आपने देखा 76(2) में ये बात नहीं था और 76(4) में ये नहीं है। 76(3) में ये बात कहा गया है कि जो महान्यायवादी हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय, चाहे कोई अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे वो कि केंद्र शासित राज्य का न्यायालय हो, चाहे जो न्यायालय हो, उसमें इन्हें सुनवाई करने का अधिकार है। यह वहां पे जा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो 76 में 76(3) क्या कहा वो तो आपने देखा। 76(4) कहता है कि भाई जो महान्यायवादी होंगे ना, इनकी यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे और इन्हें वही पारिश्रमिक मिलेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। साथ ही यहाँ पे सवाल गलत किया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो हमारे महान्यायवादी हैं उनको वेतन संसद विधि के द्वारा दिया जाता है, जो कि गलत है। संसद विधि से वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन कैसे दिया जाएगा? जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाती है। ये बात कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 77 में दिया गया। अनुच्छेद 77 में और कोई बहुत बड़ी बात नहीं दी हुई है। ठीक है, तो संसद विधि से होगा, इनका वेतन जो है राष्ट्रपति तय करेगा, संसद विधि से नहीं होगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा भी सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भाई आपने 77 को पढ़ लिया। अनुच्छेद 77 में क्या दिया था? तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 77 में दिया गया था, एक ही बात लिखी गई थी कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। आपने पढ़ा है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, अनुच्छेद 53 आपको याद होगा, हमने आपको पढ़ाया, तो उसमें था कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होंगे। जबकि 77 कहता है कि भाई देखो जितने भी कार्यवाही होंगी वो सब राष्ट्रपति के नाम से होंगी। ठीक है, और 78 कहता है क्या कि देखो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को, ठीक है, भारतीय संविधान किसी अनुच्छेद में मतलब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। अगर कोई जानकारी राष्ट्रपति मांगते हैं तो उसको प्रधानमंत्री को देना होगा। ये बात आर्टिकल 78 में कहा गया। 76 में तो बिल्कुल नहीं होगा, आपने देखा। 77 में क्योंकि 76 का संबंध महान्यायवादी से, 77 में तो आपने एक ही पॉइंट पढ़ा, तो एक ही बचता है साथ ही यहाँ पे 78, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, समझेंगे इस बात को। देखिए अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि क्या क्या काम होगा भैया? पहला काम, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित, यानी संघ का जो प्रशासन से संबंधित मामला है या जो विधान विषयक जो विषय है इनके बारे में, और साथ साथ में मंत्रिपरिषद के जितने भी विनिश्चय हैं उन सभी को राष्ट्रपति को उनकी सूचना दें। यानी प्रधानमंत्री साहब चाहे वो प्रशासन का काम हो, चाहे विधान का काम हो, चाहे मंत्रिमंडल का काम हो, उन सबकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। ये बात कहा गया है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 का ख कहता है कि भाई देखिए ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आप नहीं देते हैं तो अनुच्छेद 58 का ख कहता है कि भाई सुनो, प्रशासन से संबंधित हो, ठीक है, या विधान विषय कोई मुद्दा हो, उसे आपको देना ही पड़ेगा अगर राष्ट्रपति आपसे मांगते हैं तो। राष्ट्रपति अगर मान लीजिए बीच में मांग ले
प्रधानमंत्री का मरना हो देने के लिए राष्ट्रपति कहना है हमको इसकी सूचना दीजिए, आप जानकारी दीजिए ला करके, तभी भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संविधान का 78 ख कहता है भाई, 78 ख भी बात लिखी गई है। 78 क्या कहता है कि मान लीजिए कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय कर दिया हो, मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई बात, कोई विषय, कोई मुद्दा है जिस पर चर्चा कर दिया हो, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो। मंत्रिपरिषद मतलब वही सारे लोग, है ना, और मंत्रिपरिषद मतलब कि कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष ऐसा विचार रखना होगा कि भाई परिषद उस वाले विचार पे काम करे साथियों। ठीक है, अगला, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब तो आप हंस रहे होंगे क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं महान्यायवादी। तो कहाँ गए भारत के राष्ट्रपति? तो बी आंसर आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, योग्यता क्या होगी? तो अपने योग्यता तो देख लिया, क्या योग्यता होनी चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता हो। कौन कौन योग्यता होनी चाहिए? वह भारत के नागरिक हों, उसे किसे महान्यायवादी को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल काम करने का अनुभव हो, किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य होना चाहिए। भाई यही तो है मुख्य न्यायाधीश मतलब न्यायपालिका का न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो यही योग्यता होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी बनता है तो साथियों। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्या ये बात सही है? मुझको तो लग रहा है नहीं सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, निश्चित नहीं किया गया। तो भैया ये हो गया गलत। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक निर्धारण भारत के संसद के द्वारा किया जाता है। अब कहोगे सर संसद कहाँ करता है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, डी आंसर मार दीजिए, ना तो 1 ना ही 2, डी हो जाएगा साहिब सही जवाब। ठीक है, महान्यायवादी के कार्यकाल को भारतीय संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है तथा संविधान में इसको हटाने के लिए भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय महान्यायवादी को हटाया जा सकता है। यहाँ पे संसद का कोई रोल नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को चाहे तो कभी भी त्यागपत्र देकर अपना पद मुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब त्यागपत्र दे सकते हैं। संविधान में राष्ट्रपति का पारिश्रमिक तय, राष्ट्रपति नहीं पाओ, महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला सवाल करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। ये बात तो कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है। क्या हमेशा के लिए रहते हैं क्या महान्यायवादी? तो आप कहोगे नहीं सर, पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं। तो चलिए इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका पहला। अगर आप भी चुन रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, समझिए, महान्यायवादी से भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होगा। बिल्कुल सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, या किसी भी सदन में, या चाहे कोनों में एक ठो में, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो रही हो तब उसमें भी बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। किसको? महान्यायवादी चाहे तो संसद के कोनों सदन में बैठ सकते हैं, उनके कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या मत देने का अधिकार नहीं है। मानिए ये वोट नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कोई मुद्दा है, मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड का कोई मुद्दा है, ठीक है, तो ये चाहे तो महान्यायवादी लोकसभा में बैठ सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, बोल भी सकते हैं, कुछ जवाब भी दे सकते हैं। भाई विधिक अधिकारी है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, तो बोल भी सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन जब अंतिम में वोट किया जाएगा कि उस बिल को पास करें कि नहीं करें, जैसे 2/3 मत से पास हो, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इनका उसमें मत नहीं रहेगा, इनकी कोई गिनती नहीं होगी, इनका कोई मतलब नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन जब ये बैठते हैं ना, मतलब चाहे लोकसभा में बैठे चाहे राज्यसभा में, चाहे दोनों का संयुक्त बैठक में बैठे, तो उनके पास वही सारे भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं जो संसद को मिलते हैं। मतलब सैलरी भी भाई साहब वही पाएंगे। इतना खतरनाक है ये महान्यायवादी, है ना। तो सैलरी वगैरह सब कुछ मिलेगा, बस भाई साहब को मत देने का अधिकार नहीं है, बाकी सब कुछ अधिकार है। और सुनिए, यह सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं और ना ही सरकार का कोई कर्मी है। ऐसा नहीं कि कोई कर्मचारी है, नहीं भाई। महान्यायवादी को निजी विधिक अभ्यास से रोका नहीं जा सकता, मतलब वो खुद का भी अपना चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको रोक दिया जाए कि नहीं तुम सिर्फ भारत सरकार के लिए काम करोगे, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, हाँ ये है कि भारत सरकार के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई बाउंड्री नहीं रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं है।
अगला सवाल कह रहा है कि साथियों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है? आप बताइए क्या आपको लगता है कि महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होंगे? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चयन करिए। क्या महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है? तो आप कहोगे नहीं सर। महान्यायवादी के केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होगा अगर, तो उसके पास उच्चतम न्यायालय की योग्यता कहां से आएगी? कौन मंत्री इतना पढ़ा हुआ है? नहीं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की सहायता करने के लिए महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता का पद दिया गया है। तो देखिए ये पद संविधान में था ही नहीं। महान्यायवादी की सहायता करने के लिए महाधिवक्ता जैसा कोई शब्द संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता, तो अनुच्छेद 76 में कहां से करेगा? ये वाला डी आप मार दीजिएगा, ना तो 1 ना तो 2, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, समझिए बात को। महान्यायवादी पहली बात तो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में अलग से एक विधि मंत्री साथियों बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता की सलाह के लिए महान्यायवादी की सलाह के लिए महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला, अब हम साथियों बढ़ते हैं संसद की तरफ, और संसद के टॉपिक बहुत पेचीदा होते हैं, काफी लोग तो इसमें बोलने लगते हैं, पर हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सावधानी से इसको समझेंगे और आपको भी बहुत सावधानी से चीजों को समझना होगा। बस बड़े इत्मीनान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, जैसे जैसे हम कहेंगे इस चीज को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है साथी। ठीक है, तो संसद को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक समझ लीजिएगा, एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है, आप जानते हैं साथी, ये हमारा पूरा इंडिया है और इंडिया में 2 ही लोग का काम चल रहा है। एक तो हमारे संसद होते हैं साथी, ठीक है, ये संसद है साथी, और इस संसद के अंदर 3 लोग होते हैं। ठीक है, संसद होता है और आप जानते हैं इस संसद के अंतर्गत 3 लोग आते हैं साथी। कौन कौन 3 लोग होते हैं? एक जन को आप कहोगे साथी राज्यसभा के लोग हो गए, और एक जन को आप कहते हो क्या, लोकसभा के सदस्य हो गए। तीसरा जन जो होता है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, इनका नाम है साथी राष्ट्रपति। तो ये तीनों लोग मिल करके फंडामेंटल करते हैं, काम करते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति दोनों सदन से मिलकर बनेगा, जिनका नाम हो गया राज्यसभा और लोकसभा। ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये आपसे पूछ रहा है साथी। ठीक है, कौन से आर्टिकल में ये बात कहा गया? तो आर्टिकल 79, इसे आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 में ये बात साथियों कहा गया है। ठीक है, कहां पे किया गया? 79 में कहा गया। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। देखिए, आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद का उपबंध दिया गया था। आपने अभी अध्याय 1 पढ़ा, आपको हमने बताया था कि अनुच्छेद 52 से लेकर के साथ ही 78 तक में हम लोग भाग किसके बारे में पढ़ते हैं? अध्याय 1 के बारे में पढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका, जो कि हमने अभी खत्म किया है। अब हम आगे आपसे पढ़ेंगे अध्याय 2 के बारे में, जिसमें हम अनुच्छेद 79 से 122 तक पढ़ेंगे, और अनुच्छेद 79 से 122 तक की जो भी बातें होंगी वो सब किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। ठीक है, इसी में अनुच्छेद 79 कहता है कि भाई संघ के लिए एक संसद होगी और संसद में 3 लोग होंगे, एक तो राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और इन दोनों सदनों की स्थापना कब होगी साथी? जब पहली बार चुनाव हो रहा होगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा 1952 में, तब जाकर के लोकसभा और राज्यसभा का अस्तित्व भारत में आएगा। ठीक है, यहीं पर लगे हाथ तो अनुच्छेद 80 समझ लेंगे, इसमें राज्यसभा की संरचना दी हुई है, जबकि अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी हुई है। बाकी राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस पर चर्चा हमने पीछे की वीडियो में किया हुआ है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है साथी। कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में कौन कौन निहित होगा? तो साथियों यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, दूसरा कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आप बार है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो राज्यसभा होता है साथी, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं? ठीक है, देखिए ऐसे पहले तो इसे आप समझिएगा, अगर आपके स्तर से देखा जाए, मान लीजिए कि हमारा यह राज्य है प्यारा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में हमारा विधानमंडल है, जिसे हम राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश में हमारा विधानमंडल के साथ साथ विधान परिषद भी है। लेकिन ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर विधानमंडल और विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ द्विसदन है। कौन कौन सा? एक तो विधानमंडल, एक तो विधान परिषद। तो हमारे यहाँ देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है और विधान परिषद है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से सुनेंगे, विधानमंडल के अंदर कौन बैठता है? तो आप लोग चुनाव करके लाते हैं विधायक को, ठीक है,
तो मेरे साथी यहाँ पे जो विधायक होते हैं ना, ये लोग बैठते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप बोलते हो। क्लियर है? ये हर राज्य के अपने अपने विधायक होते हैं, हर राज्य में वो अपना बैठते हैं, हर राज्य के विधानमंडल में वो लोग बैठते हैं। ठीक है, ये तो हो गया साथी राज्य का। इसी तरह से संघ स्तर पे आप देखेंगे तो संघ स्तर पे आप जानते हैं वहां पर भी दो लोग रहते हैं। संघ स्तर पर भी आप देखेंगे तो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है साथी जिसे हम लोग बोलते हैं लोकसभा, क्या बोलते हैं? लोकसभा। और दूसरा जो होता है वहां पे इसे हम बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अब यहाँ पे जो लोकसभा होते हैं इनका चुनाव तो हम ही लोग करते हैं। ठीक है, इनका चुनाव हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। संसद में सॉरी संसद बोलते हैं साथी। ठीक है, इन्हें हम संसद बोलते हैं। आप अपने यहाँ संसद का चुनाव करते हैं, वोट देते हैं ना संसद को, अभी आने वाला उत्तर प्रदेश में। तो विधायक साहब ये विधानमंडल में बैठ जाएं और संसद साहब कहाँ बैठ जाएंगे? लोकसभा में। अब मुझे बताइएगा राज्यसभा में कौन बैठेगा? तो साथी ये बात हो जाती है कि राज्यसभा में कौन बैठता है। तो देखिए, राज्यसभा में राज्य विधानमंडल और, ठीक है, या राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के सदस्य वो लोग चुन के लाते हैं उनको। राज्यसभा का सदस्य हम नहीं चुनते हैं। ठीक है, और ना ही हम विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं। हम लोग विधानमंडल के और लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। हम लोग संसद को चुनते हैं, हम लोग जो है संसद को और विधायक को चुनते हैं। क्लियर है ये बात? देखिए समझिएगा इस बात को, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अभी और भी बातें आपकी समझ में आएंगी। देखिए, अनुच्छेद 80 कहता है कि जो राज्यसभा होगा उसमें कैसे कैसे कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो पहली बात तो यही आपसे पूछेगा कौन से अनुच्छेद में ये बात कहा गया, तो ये बात क्लियर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 80 का एक कहता है कि भाई देखो राज्यसभा में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे। कौन कौन लोग? क्या कहता है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, यानी हम लोग सिर्फ 250 सदस्य ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। अब कहता है कि देखो भाई 250 सदस्यों में से ना 238 सदस्य हम लोग राज्य सरकार से लाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, यहाँ से लेकर आएंगे। और बाकी सॉरी 238 सदस्य दोनों जगह साथी, राज्य से और केंद्र शासित से, दोनों जगह से लाके, माफ करिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जगह से हम 238 सदस्य लेकर आएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बचे 12 सदस्य। 12 सदस्य कहां से लाएंगे? तो संविधान सभा ने कहा देखो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें दो लोग शामिल हो गए, एक तो 238 सदस्य आ गए राज्य सरकार से, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, और फिर जो सदस्य बने वो केंद्र शासित प्रदेश से, तो दिल्ली, मतलब जितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं वहां से 238 लोग आ गए। बाकी 12 लोग जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिए गए। वर्तमान में क्या कहानी है? वर्तमान में कहानी ये है कि हमारे राज्यसभा में 245 हैं, और चाहिए कितना? 250, पर हैं 245। अब इन 245 में 225 लोग साथी है ना, 225 लोग वो राज्यों से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से हो गया, और बिहार से हो गए, हरियाणा से हो गए, यहाँ से। और 8 जो सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आ गए। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश से हो गए, और 12 सदस्य वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 245 सदस्य पूरे हो जाते हैं। अब इनमें से कोई भी आंकड़ा अगर आपसे पूछेगा तो प्लीज बता देना, घबराना नहीं। अगला, भारतीय संविधान के डाट के अनुसार राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। देखिए, अब जानते हैं जब हम आपको चौथी अनुसूची पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे कहा कि जैसे अलग अलग राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप 30 सीटें हैं, तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटें अलग अलग हैं। लेकिन ये कौन सी अनुसूची के आधार पे ऐसा किया जाता है? तो मेरे भाई आप जानते हैं चौथी अनुसूची के आधार पे होता है। लेकिन भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भाई ये जो अलग अलग लोगों का ये जो अलग अलग स्थानों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची के अनुसार ही करना? तो ये काम 80(2) कहता है। कौन कहता है? 80(2) कहता है। ये बात क्लियर है। 80(1) क्या कहा है कि भाई 250 मेंबर होंगे, और 250 मेंबर में से 238 मेंबर वो राज्यों से आएंगे, 12 मेंबर वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, 245 इस समय है, आप जानते हैं, जिसमें 225 ये हैं साथी, और 8 ये हैं, और 12 ये हैं। क्लियर है? तो 8 5 13 2 15 आप देख सकते हैं। जबकि 80(2) कहता है कि भाई सुनो, जो ये अलग अलग राज्यों में जो प्रतिनिधि हैं उनके जाने वाले उनके उनके भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन वो चौथी अनुसूची के हिसाब से करेंगे। ये बात कहता है 80(2). ठीक है, इसीलिए हमें चौथी अनुसूची की बात माननी पड़ेगी। अब सुनिएगा ध्यान से। 80(3) कहता है कि भाई सुनो, ये जो 12 लोग राष्ट्रपति चुनेंगे ये ऐसे कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होगा,
12 ऐसे सदस्य जिनका चुनाव राष्ट्रपति करेंगे वह या तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषय के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। ऐसा कहता है साथी 80 का 3। तो 80 का 1, 2, 3 आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराना नहीं है, सब कुछ बेसिकली हम लोग समझते चलेंगे धीरे धीरे। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो टाट द्वारा तय किया जाता है। आप कहोगे कि राज्यसभा में, चलो ठीक है, संघ का तो समझ में, सॉरी, राज्य के लोग चुनेंगे कैसे वो तो देख लिया जाएगा, लेकिन संघ के लोग कैसे चुने जाएंगे? तो साथियों कहा गया है, भारतीय संविधान में ये बात कहा गया कि देखिए इनके चुनाव के लिए, ठीक है, इनके चुनाव के लिए संसद नियम बनाएगी और उसी के अनुसार जो है वो संघ से जो है राज्यसभा के मेंबर चुने जाएंगे। तो संसद नियम बनाएगी, याद रखिएगा। अब बार बार पढ़ रहे होंगे, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 आप याद करिए, ये दोनों के दोनों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। वहां पे नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आप ये भी जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी को लेकर के प्रशासनिक काम वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ये काम कौन करता है? ठीक है, मतलब राज्यसभा में संघ और राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि कह रहा है कि ऐसी रीति से चुने जाएंगे, तो उनके लिए कानून कौन बनाएगा? तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा, कानून बनाएगा संसद, पार्लियामेंट, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है। देखिए 84 में कहा गया कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 30 लोग खड़ा होने वाले हैं, राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, तो इनका चुनाव कौन करेगा? हम वोट देने जाएंगे? तो आप कहोगे नहीं भैया, हम वोट नहीं देने जाएंगे, बल्कि जो हमारे एमएलए हैं, ठीक है, जो हमारे 403 जो भी एमएलए हैं, वो एमएलए जो है वो 30 जो लोग होंगे जो राज्यसभा के मेंबर बनेंगे उनका चुनाव करेंगे। ठीक है, हम चुनाव नहीं करेंगे उनका, बाकी जो हमारे एमएलए हैं, यानी उस राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो लोग जो है राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे। ये बात तो राज्य के लिए हो गया। ध्यान रखना होगा कि जैसे राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है, इसीलिए क्या है साथी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाता है। तो हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ से ज्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, यहाँ के जो लोग हैं, ऐसी रीति से चुने जाएंगे या ऐसी विधि से चुने जाएंगे जो संसद के द्वारा विहित किया जाएगा, यानी संसद जो कानून बनाएगा ऐसे। तो ये प्रश्न आपसे बार बार पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो संसद जन विधि बनाएगा उसके हिसाब से होता है। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, यानी कितने लोग हैं साथी? तो आप जानते हैं कि इस समय अगर आप देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र यानी जो यूनियन टेरिटरी है, वहां के कुल 19 लोग हैं इस समय लोकसभा में। कितने लोग हैं? 19 लोग। तो सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आप देखेंगे साथी अनुच्छेद 81, तो अनुच्छेद 80 के बारे में आपने पढ़ा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना थी। अनुच्छेद 81 में साथी लोकसभा की संरचना दी हुई है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 550। पहले 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन उनको हटा दिया गया, अब जो है 550 सदस्य हो सकते हैं। इनमें कहा गया कि देखो भाई 530 सदस्य जो होंगे वह राज्य से आएंगे, ठीक है, और जो 20 सदस्य होंगे वह संघ राज्य क्षेत्र से आएंगे, हो गए 550। ठीक है, ठीक है। अब कहा गया कि जो राज्य के प्रतिनिधि होंगे लोकसभा में, अब आपके दिमाग में बटन बनना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन हम ही आपको करना है, यानी जो हमारे संसद हैं उनका निर्वाचन हम ही आपको करना है, तो थोड़ा दिमाग का बत्ती जला दीजिएगा। अब सुनिएगा, कह रहा है कि 530 सदस्य राज्यों से होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अपना जो भी आपका क्षेत्र होगा उसके बारे में आप कल्पना करिएगा। हम लोग समझेंगे किसको लेकर के? उत्तर प्रदेश, जिसका लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं साथी। ठीक है, अब हमारे यहाँ हमारे राज्य से 80 लोग पहुंचे हैं लोकसभा में, ऐसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग पहुंचे हैं। तो राज्यों का कैसे प्रतिनिधि पहुंचे, कैसे 80 लोग पहुंचे और लोग काहे नहीं पहुंचे, उसे समझना है। देखिए राज्यों के प्रतिनिधि कैसे जाते हैं, तो इनका चुनाव प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। हम लोग निर्वाचन कर देते हैं कि नहीं, संसद को चुनते हैं कि नहीं,
करते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप अगर देखेंगे कभी चुनाव होगा तो निर्वाचन क्षेत्र 302 या 403 या निर्वाचन क्षेत्र 15 ऐसे आप पढ़ते रहे होंगे, आपका भी कोई निर्वाचन क्षेत्र होगा, ठीक है। तो कह रहा कि प्रत्येक मतलब राज्य मतलब प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि संसद जो है वो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं सिद्धार्थ नगर में, तो हमारे यहाँ एक ही संसद है जगदम्बिकापाल, इतने बड़े में, और विधायक तो हर जगह के अलग अलग हैं, विधायक तो 5 हैं, लेकिन संसद जो है वो केवल और केवल एक ही है। ऐसा कैसे हो गया भाई? कुछ तो बात रही होगी, ठीक है, अभी समझा जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। तो राज्यों के कैसे प्रतिनिधि जाएंगे? तो आप कहोगे सर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जो लोग होंगे वो लोग चुनेंगे। चुनाव कौन करता है? तो पहले तो 21 साल के लोग करते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1988 में। कहा गया कि अब जिनकी उम्र 18 साल है वो लोग जो है संसद का चुनाव कर सकते हैं, यानी वो लोग वोट डाल सकते हैं। पहले क्या था, मत देने का जो उम्र थी वो 21 वर्ष की रही, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में, ये वाला सवाल बहुत पूछता है, कौन से संविधान संशोधन के तहत मत देने की आयु घटाई गई? तो बताइएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। राज्य का तो ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे क्या हिसाब किताब है? तो वहां पे संसद जो कानून बनाएगा, जैसे संसद ने बनाया संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965, इसके अनुसार वहां के लोग जो है निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उनका भी निर्वाचन होता है, लेकिन इस एक्ट के तहत होता है, ठीक है। अब समझिएगा, एक ही बात को यहाँ क्लियर करते चलते हैं। देखिए, करा कि डाट डाट के अनुसार उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक का मतलब जो 28 राज्य है उनको लोकसभा में, कहां पे? लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये साथी लोकसभा है, ठीक है, मान लीजिए कि यह क्या है? लोकसभा है। तो इसमें एक लोकसभा है, तो इसमें जाहिर सी बात है सारे राज्यों के लोग हैं या संघ शासित प्रदेश के लोग हैं, 28 राज्य और जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं वहां के लोग हैं। तो कहा गया कि देखिए यहाँ पे जो स्थानों का आवंटन होगा, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 80 सीट है, अन्य राज्यों के लिए कुछ सीटें हैं, इनको हम कैसे करेंगे? तो कहा गया कि भाई सुनो, देखो, स्थानों का आवंटन हम एक ऐसी रीति से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 10 लोग पर एक सांसद, ऐसा मानिएगा, सच नहीं है, 10 लोग पे एक संसद हम उत्तर प्रदेश से लाएंगे, ऐसे ही 10 लोगों पर ही एक संसद हम बिहार से लाएंगे, ऐसे ही 10 लोग पर एक संसद हम तमिलनाडु से लाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या है तो वहां 100 लोग पर एक लोग को लाएंगे, नहीं भैया, सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक जैसा होना चाहिए। तो कहा गया कि भाई देखो, संसद में उत्तर प्रदेश का मान लीजिए एक ला दिया गया, बिहार से कहा गया कि बिहार से मान लीजिए एक, मतलब जनसंख्या का अनुपात जो हमारे 28 राज्य हैं उनमें यथासाध्य एक ही हो। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे तो सांसदों की संख्या अलग अलग है। यही तो बवाल पड़ जाता है कि जहां पे जनसंख्या नियंत्रण कर दिया जाता है वहां के सांसद कम हो जाते हैं, और जहां के सांसद कम हो जाएंगे उनका वर्चस्व लोकसभा में कम रहेगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का वर्चस्व दबदबा सबसे ज्यादा रहता है ना। ये एक बवाल है साथी, अलग बवाल है, वो चलता रहता है राजनीति में। लेकिन कहा गया कि भाई ये बात किस आर्टिकल में कहा गया, किस अनुच्छेद में कहा गया, ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे साथी, ये बात आर्टिकल 81 में कहा गया। आप कहेंगे सर अभी तो 81 में हमने संरचना पढ़ा, तो भाई संरचना हमने 2 ही पढ़ा ना, आगे धीरे धीरे बढ़िएगा। 81 में क्या कहा गया जरा सा देखिएगा। 81 में 81 का 2 ये क्या कहता है? 81 का 2 कहता है कि भाई सुनो, देखो, 2 बातें ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो लोकसभा में, लोकसभा के अंदर, ठीक है, सीटों का आवंटन कैसे मिलेगा? जैसे उत्तर प्रदेश को कैसे दिया गया सीट, 80 सीट, तो कहा गया कि प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 है, उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने उत्तर प्रदेश में 10, मान लीजिए कि एक 10 लोगों पर हमने एक लोग को चुना है, तो कह रहा है कि उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बिहार में 10 लोग पर एक लोग को चुनेंगे। ऐसा नहीं कि बिहार, अगर केरल की जनसंख्या कम है तो हम 10 लोग पे 5 लोग को चुन लेंगे, नहीं, सबके साथ एक क्या करेंगे, ऐसा 81 के 1 में कहा गया है। उसी हिसाब से हम सीटें बांटेंगे।
ऐसा नहीं है कि लोकसभा में किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो वहां पे हम अनुपात को कम मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात कहा गया। लेकिन साथियों साथ साथ में एक अपवाद भी लगा गया। क्या कहा गया कि जो यह उपबंध है, मान लीजिए कि कोई राज्य ऐसा है जहां की जनसंख्या 60 लाख से कम है, तो वहां पे क्या करेंगे? तो साथियों कहा गया कि भाई वहां पे ये कानून काम नहीं करेगा। तो कुछ जगह जहां की जनसंख्या 60 लाख से कम है वहां पे नहीं, बाकी अन्य जो राज्य हैं उनका जनसंख्या के अनुपात में ही लोकसभा में सीटें उस राज्य की निर्धारित की जाएंगी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का सीट निर्धारित किया गया ना, ऐसे ही हर राज्य के लिए अपना अपना अलग अलग है। अब सुनिए, ये तो बात हो गई यहाँ की। अब 81 का 2 में एक बात और लिखा, 81 के 2 में एक बात और कहा गया। क्या कहा गया है? देखिए, अगर आपका जिला होगा, मान लीजिए कोई आपका जिला होगा, अब आपके जिला में कितने संसद हैं वो आप ही जानते होंगे, लेकिन हमारा जो जिला है साथी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक संसद है। कोई कोई जिला ऐसे हैं जहां पे 2 संसद हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गोरखपुर में देख लीजिए, जैसे गोरखपुर में शायद 2 लोग हैं। कोई कोई जिला ऐसा है, आप अपने जिले में देख लीजिएगा, जहां पे 3 संसद हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये अलग बवाल है कि ये कौन हिसाब से कर दिया जाएगा, कहीं कहीं 1 है, कहीं कहीं 2, कहीं कहीं 3, कहीं पर 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 81(2) का ख कहता है कि भाई सुनो, जो प्रादेशिक राज्य जो प्रत्येक राज्य को जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, ऐसी रीति से वो विभाजित किए जाते हैं कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। यानी यहां जनसंख्या को भी ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? राज्य की जनसंख्या को भी ध्यान रखना है और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उनको भी जनसंख्या के हिसाब से ही बांटना है। ऐसा नहीं है कि हमारे जिला में ज्यादा लोग, आपके जिला में कम लोग, तो चले हमारे जिला में जो है ज्यादा कर दें आपके जिला में, ऐसा नहीं, मनमाना नहीं कर सकते। वहां पर भी जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सदस्यों की जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा वरना आगे दिमाग से निकल जाएगा। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा देता है? अब जो ये विभाजन की बात हुई है इसको बताता कौन है? तो साथ ही भारत का जो परिसीमन आयोग है वह जो है हालचाल बताता है कि कैसे विभाजन करना है, कैसे प्रादेशिक सीमा का निर्धारण करना है। तो अनुच्छेद 82 कहता है क्या कि अनुच्छेद 82 क्या कहा गया? 81 में आपने देख लिया सारी बातें क्लियर, 82 में सुनिए। 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन कैसे किया जाएगा, क्योंकि भाई जनगणना के अनुसार ही तो आपने देखा, जनगणना के अनुसार ही हमें जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बांटना है, हमें लोकसभा में सीटों को तय करना है। जैसे अभी इस समय 2026 में जब जनगणना फाइनल डाटा आ जाएगा तो उसके हिसाब से लोकसभा की सीटें आप देखेंगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी हुई है। कुछ राज्यों में ज्यादा हो जाएगा, कुछ राज्यों में कम हो जाएगा, और उसमें घमासान युद्ध होगा, साथी बवाल होगा लोगों में, है ना? संसद में उथली पथली मच जाएगी। पर नियम तो नियम है, जो परिसीमन आयोग कहेगा वही काम होगा साथी। तो प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कितना सीट राज्य को मिलना चाहिए लोकसभा में, और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजन ऐसे प्राधिकारी के द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद के द्वारा अवधारित किया जाए। और इसके लिए साथियों संसद समय समय पर बनाया जाता है, संसद के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। जैसे 1952 में संसद ने किया, 1962 में किया, 1972 में किया, 2002 में किया, और फिर जो है संसद के लिए 2026 में परिसीमन आयोग साथियों अपना निर्णय देगा, जो 2026 के निर्वाचन आयोग को ध्यान में रखेगा। वर्तमान में हम 2001 के निर्वाचन आयोग 2001 के जनगणना के आधार पर बांटे हुए हैं, लेकिन अब जो है ये 2001 नहीं चलेगा, अब जो है 2026 के आधार पर हमें फिर से जो है निर्वाचन क्षेत्रों को बांटना पड़ेगा और राज्यों का लोकसभा में सीटें तय करनी पड़ेंगी। तो 2026 आ गया है, देखा जाएगा, समझा जाएगा। चलिए एक सवाल और करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है, इसका विघटन नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते, ये बात भी आप जानते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बात खटक गई साहब। सेवानिवृत्त हो चाहे जो हो, चुनाव फिर से लड़ सकता है, ये गलत हो गया। तो 1 और 2 कहां दिख रहा है? विकल्प डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार डी हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है कि जो सेवानिवृत्त लोग हो सकते हैं वो फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता ना तो फिर मजा आ जाता, क्योंकि बार बार वही लोग चुन के जा रहे होते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा 1 और 2। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? हमने 82 के बारे में पढ़ा, 82 में बस वही परिसीमन आयोग के बारे में है।
81 में आपने देखा, जो भी 80 में आपने देखा। अब हम 83 की बात करते हैं। देखिए 83 कहता है कि संसद के सदनों की क्या पदावधि होती है। तो संसद के सदनों का मतलब दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, पद की अवधि कितने समय की होती है। तो 83 का एक कहता है कि भाई सुनो, जो राज्यसभा होती है वह निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक अस्थाई होती है और इसका विघटन नहीं होता, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, हर 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, और सेवानिवृत्त जो होंगे उनको फिर से निर्वाचन उनका किया जा सकता है। और कहा गया कि राज्यसभा के चुने गए नामांकित सदस्यों के जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, 5 साल का नहीं, 6 साल का होता है। ये बात 83(1) में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव की पहली बैठक से 5 वर्ष होगी। तो जब 83(1) में राज्यसभा का दिया है तो जाहिर सी बात है 83(2) में ये बात लिखी गई होगी साथी। ठीक है, अगर यहाँ इसे 83 कर लेते तो बढ़िया लग जाता है। 82 नहीं 83 कर लीजिए, गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 83 भी अगर एक देखा जाए तो अब 1-2 नहीं लिखा है तो डी भी आप मार सकते हैं ऐसे केस में। और मारने के लिए क्या, अगर यहाँ पे अनुच्छेद 83 दिख रहा है तो 82 तो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, है ना। तो सही आप यही मारेंगे डी, क्योंकि भाई पेपर में तो ऐसा नहीं ना कहते कि यहाँ नहीं इसकी जगह पे ये होना चाहिए, नहीं ना। तो इसका जवाब आप क्या देंगे, डी। क्योंकि देखिए 83 में तो 2 बातें है ना, 83 का 1 भी है, 83 का 2 भी है। तो 83 के 1 में तो राज्यसभा के समय के बारे में है, 83(2) में लोकसभा के बारे में। लेकिन अगर 1 और 2 करके नहीं दिखा है, सिर्फ 83 लिख दिया है, तब क्या किया जाएगा। तो इस केस में हम 83 को ही मारेंगे, ना कि 82(2) को मारेंगे। क्योंकि 82(2) हम अपनी मर्जी से सही कर दे वो अलग बात है, कह दे नहीं यहाँ 83 होना चाहिए, तो भाई एग्जामिनर का मर्जी, एग्जामिनर सोचा नहीं हम 82 करके देंगे तब। तो भैया अनुच्छेद पहली बात तो लिखिए और 83 लिखिए, डी आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। गलती प्रिंटिंग में करे उनकी गलती है, यहाँ सी मारे हैं, बिल्कुल गलत है, सी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे सी भाई मानने के लिए हो जाएगा, आपने गलती की, आपकी गलती है, पर होगा तो जवाब 83 ही। 83(2) में क्या कहा गया कि लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसकी आम चुनाव की पहली बैठक से 5 वर्ष होती है, इसकी अवधि आम चुनाव की पहली बैठक से 5 वर्ष होती है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति जो है 5 साल पहले किसी भी समय लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं मंत्रिपरिषद कहेगा तो लोकसभा को वो विघटित कर सकते हैं। लोकसभा के कार्यकाल को आपातकाल की अगर स्थिति आ जाती है तो एक बार में केवल एक बार 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर आपातकाल खत्म हो जाएगी तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आज आपातकाल अगर लगा दिया जाएगा तो एक बार में 1 साल के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, आपातकाल खत्म हो गया, कहिए नहीं और 1 साल बढ़ा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपातकाल जैसे ही खत्म होगा उनको 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के डाट में संसद के सदस्यत्व के लिए अर्हताओं का उपबंध किया गया है। तो संसद के सदस्य की अर्हताएं क्या होंगी उसकी बात किया जाता है कि भाई क्या योग्यता होनी चाहिए अगर हमें संसद का सदस्य बनना है। तो 82 में तो होगा नहीं, क्योंकि आपने तो 82 में देखा, जो भी आपने पढ़ा है ये तो है नहीं। 83 में भी आपने देखा साथी, कहानी था। ठीक है, 83 होगा नहीं, क्योंकि आपने 83 में समय पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा का क्या होगा। 82 में आपने परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ा है। 80 में आपने राज्यसभा का गठन पढ़ा, 81 में आपने लोकसभा का पढ़ा। अब बचता है 84 और 87। 87 बहुत दूर है, अभी हमारे हिसाब से 84 इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए वो बात हमारे 84 में दी गई है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 84 में कुछ बातें लिखी गई हैं। पहली बात कहता है कि भाई देखिए, अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो संसद मतलब दोनों आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पहला कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, पहला चीज ये कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, और निर्वाचन आयोग के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए अनुसार आपको शपथ लेनी होगी। यानी जो संसद के सदस्य होते हैं आप जानते हैं वो तीसरी अनुसूची के अनुसार, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, जो तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार आपको शपथ लेना होगा, भारत का नागरिक होना होगा। अच्छा, शपथ आप किसके सामने लेंगे, तो निर्वाचन आयोग द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति होगा उसके सामने आप शपथ लेंगे। ठीक है, मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं साहब, ध्यान रखिएगा। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु, ठीक है,
राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो आपकी आयु एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 साल होनी चाहिए साथी। और अगर आपको लोकसभा में जाना होगा तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और सुनिए, कहता कि उसके पास अन्य ऐसी अर्हताएं भी होनी चाहिए जो संसद विधि के द्वारा तय किया जाए। तो संसद इसके लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया हुआ है। उसके तहत कुछ योग्यता संसद भी अलग से मांगते हैं। बस पढ़ाई की योग्यता नहीं मांगते, ना ही इंटरव्यू की योग्यता। अगला, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे साथी, अनुसूचित जातियों के लिए जो है 84 है, जबकि जनजातियों के लिए 47 है। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रोविजन आर्टिकल 330 में किया गया। तो आर्टिकल 330 में जनजाति के लिए 47 है, जबकि जातियों की अनुसूचित जाति के लिए 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। आर्टिकल 330 को आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा कुल 84 सीटें अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति लिखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। हमने संसद के लिए उसकी योग्यता को देख लिया। अब हम साथी अब कुछ चीजें थोड़ा सा हमें अलग से चलना पड़ेगा। जैसे अभी यहीं पर हम रोक देंगे इस चीज को कि आर्टिकल 84 हमने पढ़ा है। अब हम आर्टिकल 84 के बाद जो आर्टिकल 85 आना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 85 आना चाहिए, फिर उसके बाद 86 आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। पर इन सारे आर्टिकल को हमें रोकना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? देखिए, अभी हमने संसद के बारे में पढ़ा है, उसके सदस्य के बारे में। अब हम इनके सदस्य की योग्यता भी हमने पढ़ लिया। अब हम संसद सदस्य के निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे, उनके शपथ कैसे लेंगे वो पढ़ेंगे, उनके वेतन भत्ते हम पढ़ेंगे। तो वो अलग अलग आर्टिकल में दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे पहले उनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको करा दें। छोड़ेंगे कोई आर्टिकल नहीं, आपको 85 भी कराएंगे, 86 भी कराएंगे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, सारे आर्टिकल को हम कवर करते चलेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि 84 के बाद हमें थोड़ा हो सकता है आगे जाके 102 पर सीधे जाना पड़े। तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम 102 पर चलेंगे, फिर से वापस आएंगे, 85 आपको बताएंगे कि यहीं से हम छोड़े थे, यहीं से आपको लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता अगर वह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लेता है। तो बिल्कुल सही है। यदि वह विकृत है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है, ये बात भी सही है। सी आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। देखिए हमें 102 पर आना पड़ा। आप कहेंगे सर 85 के बाद सीधे 102, तो हम अभी संसद की योग्यता के बारे में पढ़े 84। अब हम उनकी निर्भरता के बारे में पढ़ लें कि कोई व्यक्ति निर्भर हो जाएगा, मतलब कि अयोग्य शामिल हो जाएगा। कैसे? तो अनुच्छेद 102 संसद के लिए निर्भरता के बारे में दिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 102 को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अभी हम 86 पर जाएंगे, प्लीज मत घबराना। देखिए, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो सदस्य नहीं बन सकता। कब? अगर वह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। अब जानते हैं संसद के द्वारा तय किया गया कोई पद या मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। खैर कहता है कि भाई यदि वह विकृत हो गया हो और किसी न्यायालय के द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई हो कि भाई ये पागल या दिवालिया व्यक्ति है। कह रहा कि यदि वह अनुमोदित मोचित दिवालिया है, एकदम सनकहा हो गया है। और कहता है कि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति का को अभिस्वीकार कर लिया है, ठीक है, किसी विदेशी राज्य के प्रति वो पूरी तरह से जुड़ चुका है, तो वो भी भारत ये जो है संसद का सदस्य नहीं बन सकता। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम इसके लिए बनाया गया साथी, और उसमें कहा गया कि उसकी निर्भरता कैसे कैसे हो सकती है। तो कई तरीके हैं निर्भर होने के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका क्या है? तो पहली बात विकृत होगा, ये तो बात क्लियर हो गया है। कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा, ठीक है। भारत का नागरिक होना, मतलब नागरिक होना चाहिए, अगर नहीं है तभी भी, अगर किसी देश की नागरिकता लेता है तभी भी हमारे यहाँ वो नहीं रह सकता, ठीक है। अगर किसी देश के प्रति वो निष्ठा कायम कर रहा है, वो भी तभी भी हमारे यहाँ निर्भर होता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद सदस्य को निर्धारित किया जा सकता है। तो कह रहा है कि भैया दल बदल के आधार पर कैसे कोई निर्धारित हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो आप जानते हैं 10वीं अनुसूची में साथी दल बदल के बारे में दिया गया, क्योंकि कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा अगर कोई कानून बनाता है तो उसके हिसाब से भी अगर आप निर्धारित होते हैं तो आपको निर्धारित मान लिया जाएगा।
तो कहा गया कि अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुनाव मिला है। मान लीजिए कि मनीष कश्यप, ठीक है, बीजेपी के दल से, मतलब बीजेपी से वोटिंग उठते हैं और दुर्भाग्यवश ये जीत भी जाते हैं, भाग्यवश। लेकिन ये क्या करते हैं, इनको बाद में समझ में आ जाता है कि ये तो बीजेपी है, ये तो मतलब दिक्कत करती है, और वह सती कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई मनीष भाई की जय हिंद हो जाएगी और ये जो है इनका खत्म हो जाएगा, ये निर्हर हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोई निर्दलीय चुना गया है सदस्य है, किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जैसे बिहार में आजकल एक शिक्षक आप जानते हैं विपिन सर को, वो बेचारे उठ रहे हैं, निर्दलीय उठ रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनका मन करे तो वो तेजस्वी यादव जी को पकड़ लें, ठीक है, तो इस तरह से उनकी वो खत्म हो जाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें हो जाएंगी, दल बदल के आधार पर दोनों केस में आप निर्भर पाएंगे, तो ये दोनों केस हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, दोनों सही है। देखिए अनुच्छेद 102 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 102 का 1 आपने पढ़ा, जिसमें सामान्य तरीका बताया गया था कि कोई व्यक्ति कैसे निर्हर हो सकता है, निर्हर मतलब अयोग्य हो सकता है। लेकिन 102 के 2 में कहा गया कि दल बदल के आधार पे, यानी जो 10वीं अनुसूची है उसके आधार पे कैसे हम निरोग हो सकते हैं। तो कहा गया कि भाई देखो, अगर स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर देते हैं जिस दल के टिकट पे आप चुने गए हैं, तब आप नियोग्य हो जाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा। कह रहा कि अगर वह राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान कर देता है या नहीं करता है। दोनों का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि आपने बीजेपी की तरफ से उठा है, सदन में कोई बिल आया, ठीक है, मान लीजिए कि 3 तलाक का, नहीं ऐसा नहीं, कोई मुद्दा लीजिए, कोई दूसरा मुद्दा, मान लीजिए कोई बिल आया और आप जो है आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इस बिल में गड़बड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके खिलाफ में आप मत दे दो, अपना खिलाफ में मत दे दो, तो आप गए काम से, तो आपका सदस्यता खत्म, ठीक है। या उस बिल पे आप अपना मत नहीं दो, तो मत नहीं दोगे, आपका मत खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि एक मत से यह बिल पारित ही ना हो, तभी भी आपका सदस्यता खत्म हो जाएगा, दोनों केस में। तो भैया जो कहेंगे मोदी जी वही कहेंगे सारे मंत्री, ठीक है। अगर कोई निर्दलीय चुना गया सदस्य हो और बाद में उसको लगे कि नहीं अब जो है तेजस्वी साहब को पकड़ना है, जैसे विपिन सर हैं, तो भी सदस्यता खत्म। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य है, ठीक है, मतलब कोई नामित है और या फिर नाम निर्देशित कर दिया गया है, ठीक है, 6 महीने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये दल बदल के आधार पर निर्भरता है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज ना, आपको ध्यान रखना होगा। 102 का पहला, 102 का दूसरा, तो 102 का पहला साधारण तरीके से अयोग्यता और 102 का दूसरा दल बदल के आधार पे अयोग्यता। आपने देख लिया सारा चीजें, अभी आगे काम करेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दल बदल के आधार पर संसद के किसी सदस्य की निर्हर पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा दिया गया कोई निर्णय का, किसी निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो देखिए दो ही बात सामने आई, एक तो आपने देखा 102 का पहला, तो बताइए मेरे साथ आप क्या ने पढ़ा, 102 के पहले में आपने पढ़ा साधारण तरीके से दल बदल। तो अगर मान लीजिए साधारण तरीके से नियोग्यता होती है, मतलब साधारण तरीके से अगर कोई नियोग होता है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? भाई कोई तो निर्णय देना चाहिए ना। तो देखिए साधारण तरीके से अगर कोई सदस्य नियोक्ता होता है, उसकी नियोग्यता पर प्रश्न आता है, तो उस प्रश्न का विनिश्चय वो राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ एक बात को ध्यान रखिएगा साहब, राष्ट्रपति करेंगे। अगर साधारण तरीके से कोई प्रश्न उठता है योग्यता पर, मतलब उसके नियोग्यता पर, तो राष्ट्रपति निर्णय देंगे और इसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे। मेरे भाई इस बात को ऐसे कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा कि इसके लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे। कई बार पेपर में आता है कि जो है लोकसभा स्पीकर से सलाह लेंगे या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह लेंगे। तो साधारण तरीके से अगर किसी सांसद की निर्योग्यता यानी अर्हता पर सवाल आएगा, तो निर्णय राष्ट्रपति लेंगे और इनका निर्णय अंतिम होगा, इनका विनिश्चय अंतिम होता है, ठीक है, उस पर सवाल नहीं हो सकता। लेकिन यही बात, अगर यही बात मेरे भाई आर्टिकल 102 के बेस पर हो, 102 का 2, जिसमें आप जानते हैं दल बदल के आधार पे अगर नियोग्यता होता है तब निर्णय कौन लेता है। साथ ही दल बदल के आधार पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर बात लोकसभा में है, कहाँ पे लोकसभा में, तो या बात राज्यसभा में हो सकती है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि भाई अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि नियोग्यता है कि नहीं है, और राज्यसभा में देखेंगे तो आप लोग उपाध्यक्ष लेंगे, ठीक है, सॉरी सभापति लेंगे साथी, यानी उपराष्ट्रपति, सभापति लेंगे साहब।
तो न्यायालय ने एक किहोतो होलोहन केस में कहा कि देखिए, किहोतो होलोहन केस है साथी, इसमें न्यायालय ने कहा कि अगर दल बदल के आधार पे कोई नियोग्यता का प्रश्न उठता है, ठीक है, तो भाई जो भी इन लोगों ने निर्णय दिया है ना, इसकी हम जांच कर सकते हैं। राष्ट्रपति वाले केस में जांच नहीं कर सकते हैं, इस वाले केस में हम जांच कर सकते हैं। ऐसा 1992 किहोतो होलोहन बनाम जाचेल्हू वाद में कहा गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा स्पीकर आप जानबे करते हैं जीते हुए दल का व्यक्ति हो सकता है। आप तो समझ रहे, जैसे ओम बिरला साहब है कि नहीं है, कई बार चंचना उठते हैं, तो जीते दल का व्यक्ति हो सकता है और उसे आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण किसी सदस्य का छोटी सी गलती के लिए हो सकता है उसको निकालने के प्लान बन जाए, जैसे अभी आपने राहुल गांधी के केस में देखा था, है कि नहीं है, हो सकता है ऐसा। तो न्यायपालिका ने इसलिए कहा कि देखिए, भरोसा नहीं कर सकते हम लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति पर, क्योंकि ये लोग जीते हुए पार्टी से आते हैं और ये लोग का मन करे तो बेचारे कोई विपक्ष की पार्टी का कोई सदस्यता गायब कर सकते हैं, इसीलिए हम इनकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। बात है किहोतो होलोहन बनाम जाचेल्हू वाद 1992, रट लेना है दिमाग में, है ना। और अगर समझ में आ गया हो तो शेयर भी कर देना साहब, है ना। अगला क्या कह रहा है कि 10वीं अनुसूची वाला वही है, राज्यसभा में सभापति, जो मैंने आपसे बताया वही सब लिखा है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान परिस्थितियों में संसद के किसी सदन का मतलब दोनों सदन, किसी सदस्य की निर्भरता का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अभी हमने आपसे बताया तो आप कहोगे हाँ सर ये तो चिल्ला के बता दीजिए, आर्टिकल भी बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए। दूसरा कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति निर्भरता के संबंध में किसी भी प्रश्न का विनिश्चय लोकसभा या सभापति की राय आई कहां से, लोकसभा राज्यसभा का कहां से आगे बीच में, इसके लिए निर्वाचन आयोग से राय लेंगे। अभी तो हमने आपसे कहा, तो आपको सर ये वाला गलत कर दीजिए, केवल एक मार दीजिए सही, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, सही जवाब पहला। मेरे भाई 103 में आ जाइए। अच्छा वो बात 102 में नहीं लिखी गई है, ठीक है, मतलब ये जो सामान्य परिस्थिति में जो निर्भरता के बारे में मतलब जो प्रश्नों का विनिश्चय करना है वो 102 में नहीं है, नहीं 103 में कहा गया। क्या कहा गया 103 में? कहा गया कि भाई सुनो देखो, 103 के पहले में कहा गया और 103 के दूसरे में कहा गया, ठीक है। कहा गया देखो भाई, अगर सामान्य परिस्थिति है तो संसद के सदस्यों की निर्भरता के संबंधी में किसी भी प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति करेंगे। और 103 का 2 कहता है कि भाई ऐसा कोई भी विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेंगे। बस यह दोनों बतिया है। 103 आप तुरंत रट लीजिए। 103 में क्या दिया गया है, तो आप कह सकते हो ये तो वही सामान्य वाली बात है। 103 का पहला कहेगा कि विनिश्चय राष्ट्रपति करेंगे और 103 का दूसरा कहेगा विनिश्चय करने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय लेंगे, उस राय के आधार पर ही राष्ट्रपति अपना निर्णय देंगे। 103 क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ जाइए। देखिए भारतीय संविधान के डाट में संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ। अच्छा, सदस्य के बारे में हमने उनकी योग्यता देख लिया, उनकी हम लोगों ने नियोग्यता देख लिया, लोकसभा का कार्यकाल देख लिया, राज्यसभा का कार्यकाल देख लिया। अब जो सदस्य हैं, दरअसल देखा जाए वो किस प्रारूप से लोकसभा के अंदर वो किस प्रारूप से शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आर्टिकल 82 में ऐसा कुछ है क्या? अनुच्छेद 82 में? तो आपको सर अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन, अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग था, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए। अनुच्छेद 76 आपको याद होगा क्या? बार बार तो चिल्लाया गया अनुच्छेद 76 1 2 3 4 5 6 कचर पचर पूरा एकदम, तो ये तो महान्यायवादी था सर, हटा दीजिए। अब बचा है 104 और 99। सर आपने 103 तक पढ़ा दिया तो 104 मार दे क्या? गलत हो जाएगा। शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में, ठीक है, 99 में है। अब देखिए उल्टा आ गया धारा, 99 में है। अभी 100 नहीं पढ़ाएंगे, 100 बाद में पढ़ाएंगे, 99 में है। तो आपने 99 को पढ़ लिया, आपने 100 को नहीं पढ़ा है, आपने 100 नहीं पढ़ा, आपने अभी 101 पढ़ा, ठीक है। तो ये 99 में दिया गया शपथ या प्रतिज्ञान कैसे लेंगे उसका प्रारूप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 99 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इसमें कहा गया कि भाई देखो, इसके अनुसार संसद का प्रत्येक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके प्रत्येक सदस्य, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो प्रतिपक्ष का हो, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, माने लोकसभा में जाए से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार क्या करेंगे? शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा,
अगला कहता है कि 104 क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा सदस्य है, ठीक है, जो बिना शपथ या प्रतिज्ञान के, माने शपथ ना ले, या उसे पता हो कि मैं उस सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं, यानी योग्य नहीं हूं, या निर्हित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी संसद में बैठा हुआ है, तो उसे 500 रुपया जहिया बैठेगा उसी दिन से प्रतिदिन 500 रुपया देना पड़ेगा। बस यही बात 104 में है और कोई बात 104 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 104 यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि 104 में बस यह कहा गया कि मान लीजिए कोई ऐसा सदस्य है जो बिना शपथ के संसद के सदन में बैठता है, भाग लेता है, मत देता है, बोलता है, और पता चलता है कि वो व्यक्ति निर्हित है, मतलब योग्यता उसके अंदर नहीं है, चुना नहीं गया है, तो 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगेगा और केंद्र सरकार उस पैसे को वसूलेगी, जमा करेगी जुर्माने के रूप में। तो ये बात कहाँ किया गया? 104 में किया गया। तो ऐसे ही 104 को आपको रट लेना है और कोई कहानी 104 में नहीं दिया हुआ है साथी, ठीक है। अगला करते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वेतन और भत्ते आदि, अरे यार, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते आदि के बारे में उपबंध दिया गया है? ऐसा होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 89 में तो अभी आपने देखा, 89 में पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 99 में, तो साथी 99 में अभी आपने देखा है, थोड़ी देर पहले ही देखा, शपथ प्रतिज्ञान। 104 में आप कहेंगे हो 104 में जुर्माना 500, अब बचा 106, तो मार दीजिए डी आंसर साहब 106। इसमें दिया जाएगा इनको वेतन और भत्ते जो संसद के सदस्य हैं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते दिए गए हैं। तो कहाँ दिए गए? 106 में हम वेतन भत्ता देंगे उनको, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा, पेंशन का कोई प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इनको पेंशन मिलना चाहिए, कितना पेंशन मिलना चाहिए उसका कोई प्रावधान नहीं है साथी, लेकिन 1976 से संसद लोगों ने मिलकर के पेंशन वाला सिस्टम बना दिया। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनको भी वेतन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। वह भारत के संचित निधि पर भारी होता है, तो केंद्र सरकार का मुद्दा है, दिया जाएगा। फिलहाल में आपको इतना याद रखना कि भाई संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते ये 106 में दिए गए हैं, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के डाट डाट में यह उपबंध दिया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसे एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। हाँ, ये बात समझ में आई। देखो साहब, होता क्या है कि एक तो होता है स्थान का रिक्त करना, स्थानों का रिक्त हो जाना। जैसे अभी आपने देखा कि राहुल गांधी दो जगह से उठे थे बेचारे चुनाव, अमेठी से भी उठे थे और एक जगह वार्ड नगर, तो ऐसा कुछ था, दक्षिण भारत से भी उठे थे, और दोनों जगह से चुन लिए गए। तो जब दोनों जगह से चुन लिए गए तो भैया दोनों जगह के सांसद थोड़े हो सकते हैं, किसी एक जगह का सीट उनको छोड़ना था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन से आर्टिकल में ये बात है, तो आप मुझे बताइए, क्या आपने अभी पढ़ा आर्टिकल 99, उसमें था ऐसा? तो कहोगे 99 में तो नहीं था सर, 103 में था, नहीं 95 में सर, सोचना पड़ेगा 95 की बात, तो हमको भी लग रहा है 95 नहीं है, तब किस में होगा सर? ये है आर्टिकल 101 में। कहाँ पे दिया हुआ साथी? 101 में दिया हुआ है। अब 101 में कई बातें हैं, थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है। 100 को बस नहीं करना है, 100 हम बाद में कराएंगे, आपको घबराना नहीं है। तो 101 में क्या कहा गया? देखो, 101 में कहा गया कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। दोनों सदन कहने का मतलब कि राज्यसभा का, लोकसभा का, दोनों सदन का सदस्य आप नहीं हो सकते। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या कहता है? यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में मान लीजिए चुन लिया गया, ठीक है, जैसे लोकसभा में भी चुन लिया गया, राज्यसभा में भी चुन लिया गया, तो उसे 10 दिन के भीतर यह बात बतानी होगी कि भाई उसे कौन सी सदन में रहना है, राज्यसभा में रहना है कि लोकसभा में रहना है। अगर मान लीजिए वो नहीं बताता है तो राज्यसभा में उसकी सीटें खत्म कर दी जाती हैं, वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है। अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा में उसकी सीटें खत्म कर दी जाएंगी, वो लोकसभा में आ जाएगा और ऐसी सीट पर फिर से चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। फिर है क्या कहता है, अगर किसी सदन का सदस्य, मान लीजिए कि चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी सदन का सदस्य है, चाहे लोकसभा का है, राज्यसभा का, बात वही है, ठीक है, जो बात ऊपर लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है साथी, ठीक है। तो ये कह रहा है, ठीक है। वैसे एक यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऐसा होता, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है,
ठीक है, आगे नहीं लिखे हैं ना, अच्छा दे लिखे हैं, वही बात लिखे हैं, बतिया वही पड़ता है साथी। तो गए को याद रखिएगा, गए में एक केस और बनता है, केस ये बनता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है भाई दोनों में से कोई कहीं का नहीं, एक का जगह ही रहना है, चाहे एक का जगह ही चुना जाएगा, बस इतना याद रखिए। गए में कहता है कि मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति एक ही सदन के, जैसे लोकसभा के लिए 2 सीट पर खड़ा हो गए राहुल गांधी, और दोनों दोनों जगह से जीत गए, ठीक है, तो वो दोनों जगह नहीं रह सकते, उनको एक सीट स्वेच्छा से त्यागनी होगी, अगर नहीं त्यागते हैं तो उनकी दोनों सीटें रिक्त कर दी जाएंगी, दोनों सीटें खराब कर दी जाएंगी, एक सीटें उन्हें स्वेच्छा से त्यागनी होगी, उस पर फिर से चुनाव कराया जाएगा साथी, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा, कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि संसद के भी हैं, जैसे मुख्यमंत्री को ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए संसद के हैं और उनको ले जाना है भाई, संसद भी हैं और विधायकी भी चुन लेते हैं गोरखपुर के, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो कह रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो एक ही समय में वो संसद का और राज्य के विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे इतने दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सीटें समाप्त हो जाएंगी। तो कितने दिन के अंदर भाई? 14 दिन के अंदर सूचना देना पड़ेगा। सूचना क्या देना पड़ेगा? अगर दोनों जगह से आप चुन ले जाते हैं ना, तो राज्य विधानमंडल से आपको सीट छोड़ ही देना पड़ेगा। जैसे इसमें आप देखेंगे तो माननीय श्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो रहे अखिलेश यादव जी, वो उनको जो है छोड़ना पड़ा है साथी, है ना, संसद इस समय। तो 101 के 2 में 101 आपने एक पढ़ा, 101 का 2 पढ़िएगा। इनके अनुसार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। जैसे आप बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पिछले आप उनके रिकॉर्ड को देखेंगे तो वो ऐसा कई बार चुने जा चुके हैं, वो जहां से खड़ा होते हैं बेचारे चुन ही लिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा निर्वाचित हो जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, ध्यान रखेंगे, अन्यथा संसद में उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर चाहे तो समाप्त कर दें, संसद में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 101 का 3 क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि सदस्यता पद त्याग के द्वारा, ये कहते हैं कि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। अगर कोई भी सदस्य चाहे साथियों, अगर वो राज्यसभा से है तो वो सभापति को अपना त्यागपत्र दे देंगे, लोकसभा में है तो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और वह त्यागपत्र दे करके अपना सीट खाली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि सभापति या अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो सदस्यता खत्म नहीं होगी, बशर्ते कि उन्हें ऐसा लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये त्यागपत्र वास्तविक नहीं, उनके ऊपर प्रेशर बना के त्यागपत्र उनसे दिलवाया जा रहा है। क्लियर है? अगला, संसद का यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना डांट की अवधि तक अधिक से अधिक समय तक के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता तो सदन उसका पद रिक्त घोषित करेगा। तो मान लीजिए अगर आप 60 दिन तक गायब है बिना संसद के सदन को बताए, चाहे आप लोकसभा से हो चाहे आप राज्यसभा से हो, तो भैया आपकी सदस्यता गायब कर दी जाएगी। जैसे 60 दिन का समय दिया गया है, मुझे अभी याद है, अभी चर्चा में थे कोई एक जिनके ऊपर ये बंडल मंडराया था। तो अनुच्छेद 101(4) में कहा गया कि यदि कोई सदस्य जो है सदन की अनुमति के बिना, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसीलिए 60 दिन के भीतर आपको आना ही आना है। 60 दिन की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता साथी, ठीक है। अगला करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है, अभी तो मुश्किल आया कहाँ, और अब मुश्किल कहाँ आएगा? भारतीय संविधान ऐसे हंसी हंसी पढ़ते रहे, समझते चलिए, जहां ना समझ में आए कमेंट करिए, हम है जिंदाबाद, है ना। और भी नहीं समझ में आए तो मेरे भाई और भी अच्छे से कमेंट करने के लिए आप हमारे कॉन्टेक्ट पे कर सकते हैं, 8881716810, ठीक है। आप व्हाट्सएप करिएगा, क्विक रिप्लाई करेंगे और आपको समझाएंगे, जो भी नहीं समझ में आ रहा आराम से पूछिए। कह सकते किसी संसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पद को त्यागना है तो ऑप्शन कह रहा है कि भाई पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार कर लेते हैं, बात सही है। पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए इनाम का कोई व्यक्ति है और ये पद त्याग कर देते हैं और जो है लोकसभा के हैं तो स्पीकर के पास भेज देंगे,
तो अगर स्पीकर पदत्याग को स्वीकार कर लेंगे तो इस ऐसा नहीं कि कहिए कि नहीं अब हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते भाई। आप पदत्याग कर दिए तो त्याग दिए। अगर सांसद ने अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया तो जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसने कहा कि आज से 15 दिन बाद हम जो है पद अपना छोड़ देंगे, ठीक है, और इन्होंने जो है अपना लेटर दे दिया किसी स्पीकर को और स्पीकर ने उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक 15वें दिन इन्हें जो है पद छोड़ना पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं है कि बीच में आपका मूड बन जाए तो आप कहिए नहीं ऐसा नहीं साहब, है ना। जिस दिन स्वीकार कर लिए उस दिन आप गए हैं काम से। तो इसलिए बहुत सोच समझ के संसद अगर आप बनिएगा तो कभी हम भी बनेंगे, सोच रहे हैं, लेकिन अभी तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम बन पाते हैं। सी हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर। आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, है ना। देखिए कारण मेरे भाई, संसद का कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति को, अगर आप राज्यसभा में है तो सभापति दे दीजिए, लोकसभा में तो आप अध्यक्ष को दे दीजिए, तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र जिस दिन स्वीकार हो जाएगा उस दिन आपका स्थान रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं होगा, ठीक है। यदि संसद अपना त्यागपत्र प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तिथि तय कर देता है और त्यागपत्र उस दौरान अध्यक्ष एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी भी आपको त्यागपत्र के तारीख से वो प्रभावी हो जाएगा, आपको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो अब हम साथ ही पढ़ेंगे एक विजन के बारे में। मतलब आप जानते हैं कि लोकसभा मतलब संसद में दो चीजें जो होती हैं, इनमें अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोकसभा में पढ़ेंगे, ठीक है, और हम राज्यसभा में पढ़ेंगे। लोकसभा में हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं साथी, है ना। राज्यसभा में हम सभापति के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और उपसभापति के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में देखा जाएगा, इनका वेतन भत्ते वगैरह क्या क्या सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए आप जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। कौन होता है? केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये लोकसभा राज्यसभा ये सब कोई नहीं होगा, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो सुनिएगा क्या कैसे होता है। अब थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के आएंगे, अनुच्छेद 93। अब हम आपको यहाँ पे आर्टिकल 93 पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल 94 पढ़ाएंगे, 95 पढ़ाएंगे, 96 पढ़ाएंगे, फिर 97 पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल 98 पढ़ाएंगे। 99 100 तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है, 99 आपने पढ़ लिया है, 100 के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो ये सब जो आर्टिकल है 93, 94, 95, 96, 97, 98, ये सब लोकसभा के स्पीकर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभा सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष से है। इससे पहले 93 से पहले जो है वो सभापति उपसभापति के बारे में है। तो अभी तो हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। देखिए तो पीठासीन अधिकारी की बात करेंगे तो कह रहा कि संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा का भी हो गया, राज्यसभा का उनका है, ठीक है। अब लोकसभा में आप देखेंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, यही लोग होते हैं पीठासीन अधिकारी। अनुच्छेद 93 इसके अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा, अपने ही सदस्य, बाहर से नहीं लेके आएंगे, नहीं। और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, लोकसभा किसी अन्य सदस्य को उस पर ले जाके बैठा देगा। मतलब राष्ट्रपति नहीं लाएंगे ना, और ना तो बाहर कोई मंत्री कुछ नहीं, अपने ही सदस्य में से, माने चुने हुए सदस्य, जीते हुए में से, ऐसा नहीं कि विपक्ष से, ना। दूसरे शब्द में पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाएगा तो भैया लोकसभा अपना जो है चुन करके अध्यक्ष बना लेगा। अगला, डाट के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। तो साथियों ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा में सभापति होते हैं। जो पीठासीन अधिकारी अधिकार और विशेषाधिकार और उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक माने जाते हैं, हेड माने जाते हैं, चीफ माने जाते हैं मेरे भाई। ये बात अनुच्छेद 93 में इस बात को भी लिखा गया है। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा की कार्यवाही की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। पीठासीन अधिकारी सदन का अधिकारी विशेषाधिकार और उसकी समितियां सदस्यों का अभिरक्षक भी होता है। तो आपके लिए आज के लिए साथी क्लास यही ही। कल हम मिलते हैं आपसे क्लास नंबर 8 के साथ और फिर हम संसद पर आगे चर्चा करेंगे। और संसद की 2 वीडियो हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि आप जानते हैं काफी पेचीदा है। अभी जब हम विधायकी शक्तियों के बारे में भी तो धीरे धीरे इनके बारे में सूचना लिया जा रहा है, एक एक अधिकारी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ही हम लोग सदन में पाठन वगैरह करेंगे तो हमारी चर्चा बढ़ती जाएगी, हमारी समझ बढ़ती जाएगी और गहराई में बढ़ती जाएगी। लेकिन आप भरोसा रखिए
अगर आप ध्यान से हमारी बात सुन रहे हैं तो छापेंगे, कहीं भी बोलेंगे ना तो गर्दा मचा देंगे, ये बात याद रखिए। बस कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए साथी। वंदे मातरम, जय हिंद।